सिकंदर महान प्राचीन ग्रीक साम्राज्य मैसेडोन के राजा थे। वह इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था। पेला, जो मैसेडोनिया की राजधानी थी, ने सिकंदर के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटी उम्र से ही सिकंदर ने बड़ी महत्वाकांक्षा और सैन्य प्रतिभा दिखाई। वह हमेशा से ही अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। उन्हें दार्शनिक अरस्तु ने प्रशिक्षित किया था। अरस्तु ने उन्हें राजनीति, विज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी, जिससे सिकंदर की सोच और दृष्टिकोण में गहराई आई। 20 साल की उम्र तक अटेर के अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर राजा बन गए। इतनी कम उम्र में राजा बनना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे अवसर के रूप में लिया। सिकंदर ने फौरान फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए कूच किया। उनकी सेना ने अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। वह कई बड़ी लड़ाइयों में विजयी हुए। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई गौगामेला की थी, जहां उन्होंने फारसी राजा दारियस तृतीय को हराया। उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र और फारस भी शामिल थे। उन्होंने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो बाद में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। इसने उनकी महत्वाकांक्षा को और भड़काया कि वह दुनिया के पूर्वी छोर तक पहुंचे। भारत की ओर उनकी यात्रा ने उन्हें और भी महान बना दिया। उनकी भारत यात्रा केवल विजय के बारे में नहीं थी, यह ज्ञान और गौरव की तलाश थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन से बहुत कुछ सीखा, जो उनके जीवन और शासन को और भी समृद्ध बना गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत आना एक चुनौतीपूर्ण कारनामा था। उन्होंने आज के अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया। ये पहाड़ बहुत खतरनाक थे और मौसम कठोर था। फिर भी सिकंदर ने दृढ़ता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए डटकर मुकाबला किया। रास्ते में उन्हें स्थानीय कबीलों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल के माध्यम से इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र के माध्यम से उनकी यात्रा ने इतिहास पर एक छाप छोड़ी। इसने व्यापार मार्गों को खोल दिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। सिकंदर ने पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया और राजा पोरस का सामना किया। पंजाब उपजाऊ मैदानों और शक्तिशाली राज्यों की भूमि थी। यह राजा पोरस द्वारा शासित था, जो अपनी वीरता और मजबूत सेना के लिए जाने जाते थे। सिकंदर ने पंजाब में अवसर और चुनौती दोनों को देखा। वह जानता था कि इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना उसके अभियान के लिए महत्वपूर्ण होगा। वह राजा पोरस की सेना की ताकत को भी समझता था। दो शक्तिशाली शासकों के बीच संघर्ष का मंच तैयार था। 326 ईसा पूर्व में हाइडस्पेस नदी की लड़ाई सिकंदर के भारतीय अभियान का एक महत्वपूर्ण क्षण थी। राजा पोरस की सेना हाथियों, रथों और कुशल सैनिकों से सुसज्जित थी। सिकंदर, संख्या में कम लेकिन युद्ध कौशल में नहीं, ने शानदार रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने अचानक हमला किया और पोरस की सेना को चकमा दे दिया। भारतीय सेना की बहादुरी के बावजूद सिकंदर विजयी हुआ। लड़ाई ने दोनों सेनापतियों की सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को भी चिह्नित किया। भाग 5, ब्यास नदी, भारत की अजेय भावना। हाइडस्पेस में अपनी जीत के बाद सिकंदर ने अपना पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा। हालांकि उनकी सेना लगातार अभियानों से थकी हुई ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे पूर्व में शक्तिशाली नंद साम्राज्य के किस्से सुने थे। वर्षों की अथक लड़ाई के बाद वे घर लौटने के लिए तरस रहे थे। सिकंदर, हालांकि निराश था, अपनी सेना की सहन शक्ति की सीमा को पहचानता था। इसने उसकी विजयों के सबसे दूर के बिंदु को चिह्नित किया। उसे भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अहिंसा अनएक्सप्लोर्ड छोड़कर वापस लौटना पड़ा। भाग 6, वापसी।
एक नए अध्याय की शुरुआत। यह वह समय था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत से पीछे हटना शुरू कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। उसने अपनी सेना को विभाजित किया, सिंधु नदी के किनारे एक दक्षिणी मार्ग लेते हुए। यह मार्ग न केवल लंबा था बल्कि अत्यंत कठिन भी था। उसे स्थानीय जनजातियों और कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों ने उसकी सेना की परीक्षा ली और उनके धैर्य को परखा। फिर भी उन्होंने बंदरगाहों और शहरों के निर्माण का निरीक्षण किया। यह निर्माण कार्य न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। इसने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार और संचार को सुगम बनाया। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और नए सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। उनकी वापसी की यात्रा केवल एक वापसी नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। यह यात्रा एक पुल का निर्माण कर रही थी जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला था। यह पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस आदान प्रदान ने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया। ग्रीक सैनिकों और विद्वानों ने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की और इस बातचीत ने ज्ञान के नए द्वार खोले। ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान किया। इस आदान प्रदान ने विज्ञान, कला और दर्शन के क्षेत्र में नए आयाम जोड़े। इसने इंडो ग्रीक सांस्कृतिक संश्लेषण की शुरुआत को चिह्नित किया। यह संश्लेषण आने वाले समय में दोनों सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। भाग 7, सिकंदर की विरासत, संस्कृतियों का मेल। सिकंदर के आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने कला और वास्तुकला की इंडो ग्रीक शैली को जन्म दिया। यह फ्यूजन गांधार स्कल्पचर में स्पष्ट है जो ग्रीक और भारतीय सौंदर्य शास्त्र को मिलाता है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का पता सिकंदर के अभियानों से भी लगाया जा सकता है। भारत को पश्चिम से जोड़ने वाले नए व्यापार मार्ग खुल गए। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान फला फूला। हालांकि भारत में उनका शासन अल्पकालिक था, भारतीय संस्कृति पर सिकंदर की विरासत स्थायी साबित हुई। भाग 8, व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव, पश्चिम के द्वार खोलना। सिकंदर के अभियानों ने भारत और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच नए व्यापार मार्ग खोल दिए। भारतीय मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर पश्चिमी बाजारों में अपनी जगह पाए। इससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। नए विचारों और तकनीकों के आगमन ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। सिकंदर के बाद भारत में सत्ता में आई मौर्य साम्राज्य को इस आर्थिक विकास का लाभ मिला। मौर्यों ने यूनानियों से प्रशासनिक और सैन्य प्रथाओं को अपनाया। इस संपर्क ने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया। भाग 9, सिकंदर का भारत, एक अमिट छाप। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने समय में कई देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन भारत पर उनका आक्रमण हालांकि संक्षिप्त था, इस उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ गया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन इस उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके सैनिकों की दृढ़ता और रणनीति ने भारतीय राजाओं को चौंका दिया। इसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खोल दिए। भारतीय और ग्रीक व्यापारियों के बीच नए संबंध बने, जिससे दोनों सभ्यताओं के बीच वस्त्र, मसाले और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। कला, वास्तुकला और दर्शन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मेल ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। भारतीय मूर्तियों में ग्रीक कला के तत्व दिखाई देने लगे और वास्तुकला में भी ग्रीक शैली का प्रभाव देखा गया। हालांकि भारत को जीतने का सिकंदर का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसके अभियान ने एक अविस्मरणीय विरासत छोड़ दी। उनके सैनिकों ने भारतीय युद्ध तकनीकों को भी अपनाया, जिससे भारतीय सेना की रणनीतियों में भी बदलाव आया। उसका नाम भारत में एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में गूंजता रहता है।
सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय समाज में कई सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। उनकी कहानी हमें सभ्यताओं के अंतर संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाया और एक नई सांस्कृतिक धारा की शुरुआत की।